आप सभी इमेजिन कीजिए, अगर एक रात आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जब आप अगले दिन सो के उठते हैं तो आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई नहीं होते हैं और दो चार लोग मिलते हैं। वो लोग आपसे बिल्कुल अननोन होते हैं और वो लोग बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। आप खुद को एक समुद्र के बीच में लाइट हाउस में पाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? ऐसी स्टोरी के साथ हम एक एनिमे डील कर रहे हैं जो कि एक सर्वाइवल एनिमे है। और एपिसोड 1 में अब तक हमने ये देखा है कि एक लड़की जिसका नाम नात्सु होता है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और वो जब अगले दिन उठती है तो वो खुद को एक लाइट हाउस में पाती है और वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है कि यहाँ से चलो वरना तुम डूब जाओगी। उसके साथ और 2 लड़के होते हैं जिनका नाम सेमिमारू होता है और दूसरे का नाम आर्शी होता है। वो लोग उस जगह से निकलकर एक दूसरे लैंड के पास जाते हैं और वहाँ पर अपना खाना पीना ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी साइड एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हाना होता है और वो जंगल में भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे बग्स पड़े हुए थे। और वो लोग जब उन बग्स से भागकर एक बोट में दूसरी जगह जाने का ट्राई करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत तेज़ लहर आती है और वो लोग वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। जब वो लोग बग्स के पास रहते हैं तो उनका जो लीडर होता है वो हाना से उस बच्ची को मांगता है जो कि बेहोश रहती है। वो कहता है कि इसे दे दो और इन बग्स के पास ताकि हम यहाँ से जा सके, बट हाना उसे मना कर देती है और उसे जब किक करती है तो वो गलती से उन बग्स के नीचे गिर जाता है। और लास्ट सीन में ये दिखाया गया था कि वो लीडर जो उन बग्स के नीचे चला गया था वो वापस से ज़िंदा होकर उनके पास आया है और वो लोग ये देखकर बहुत शॉक हो चुके हैं। और आज का एपिसोड 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आरसी का तबीयत खराब है और वो लेटा हुआ है और नात्सु वहीं बैठी हुई है। नात्सु को याद आता है कि जब उसे उस लड़की ने डांटा था तो वो एक मशरूम लेकर आई थी। उसे ये नहीं पता था कि वो मशरूम क्या है, कैसा है, बट वो लड़की ने बताया था कि ये मशरूम सही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये मशरूम ख़राब हो, पॉइजनस हो। बट आरसी ये नहीं माना था और उसने ट्राई कर लिया था, जिसके बाद ही आरसी की तबीयत ख़राब हो चुकी है और नात्सु इसके लिए बहुत सॉरी फील करती है। दूसरी साइड हाना और उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ कि वो लोग टीम लीडर को फॉलो कर रहे होते हैं। हाना कहती है कि उसे बहुत अजीब फील हो रहा है क्योंकि ये लीडर आखिरकार ज़िंदा कैसे हो गया, बट फिर भी वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो उन लोग का लीडर होता है। उसके बाद नात्सु को दिखाया जाता है जहाँ की वो मशरूम की ड्राइंग बना रही होती है ताकि वो पहचान सके कि वो मशरूम सही है या नहीं। उसके बाद वहाँ पर वो लड़की आती है और वो फूड्स को देखकर कहती है कि हमें और खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें सुनने के बाद नात्सु आरसी से कहती है कि उसे लगता है कि ये लड़की ज़रूर कुछ जानती है, हम यहाँ पर कैसे और क्यों। इसके बाद आरसी यह प्लान करता है कि हम लोग यहाँ पर से खाना ले जाने के बहाने निकल जाएंगे। वो उस लड़की से कहता है कि हम लोग खाना ले जाने जा रहे हैं और वो लोग जंगल में चले जाते हैं। उस जंगल के बीच में आरसी और नात्सु बात करते हुए जाते हैं। नात्सु उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है जहाँ की आरसी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हाना बताता है। और इधर दूसरी साइड लड़की और सेमिमारू को दिखाया जाता है जहाँ की सेमिमारू से वो लड़की पूछती है कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तुम्हें कोई आइडिया है? सेमिमारू कहता है कि वो एक सिटी बॉय है, उसके बारे में से कुछ नहीं पता है। उसके बाद आरसी और नात्सु को दिखाया जाता है जो कि जंगल में जा रहे होते हैं और नात्सु अचानक से एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन वो एक्चुअली में गड्ढा नहीं, वो एक बहुत बड़ा पीचर प्लांट होता है जो कि बताता है कि अगर वो उस पीचर प्लांट के अंदर गिर गई तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी पूरे तरीके से। वो बताते वक्त ही कहता है कि तुम सावधान रहना, बट उसी टाइम आरसी को एक पीचर प्लांट कैप्चर कर लेता है और वो नात्सु को नाइफ निकालने कहता है, लेकिन तब तक वो पीचर प्लांट नात्सु को भी पकड़ लेता है। उधर दूसरी साइड सेमिमारू और उस लड़की पर बहुत सारे रोडेंट्स हमला कर देते हैं और वो लोग उनसे लड़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि आरसी और नात्सु दोनों ही उन पीचर प्लांट के बीच में निकल गए हैं और उनकी हेल्प एक आदमी ने की है। वो आदमी पूरे तरीके से तैयार रहता है हर चीज़ के लिए। आरसी उसे पूछता है कि क्या तुम एक रेस्क्यू टीम में से हो, बट वो आदमी कहता है कि मैं कोई रेस्क्यू टीम में से नहीं, मैं तुम लोग की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। दूसरी साइड सेमिमारू उस लड़की के बारे में पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और वो लड़की बताती है कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, जिसके बाद सेमिमारू डर जाता है, उसे सॉरी कहता है उसके बिहेवियर के लिए। इधर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वो जो दूसरा आदमी होता है वो उन लोग को खाना बनाने सिखाता है कि वो कैसे उन रोडेंट्स को मार के खा सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। तब तक वहाँ पर वो लड़की और सेमिमारू भी आ जाते हैं और जो लड़की
उनके सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो लोग जो यहाँ पर हैं वो किसी किडनैपिंग की वजह से नहीं हैं, बल्कि वो लोग एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर हैं। वो बताती है कि एक साइंटिस्ट ने बताया है कि अर्थ पर एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड गिरने वाला है, और जब वो मेट्रॉइड गिर जाएगा तो वहाँ पर तूफान, वॉल्केनो, टोर्नेडो सब कुछ आएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो लड़की उन्हें ये बताती है कि टोटल 7 ग्रुप्स को चूज़ किया गया है इस मिशन के लिए, और जापान से टोटल 5 ग्रुप्स है। और वो बताती है कि जिन लोगों को भी इस मिशन के लिए चूज़ किया गया है उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया गया है, जिससे कि वो एक डीप स्लीप में चले जाएंगे। और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज और नॉर्मल जब तक नहीं होगा तब तक वो डीप स्लीप में ही रहेंगे। और जैसे ही उन सब के लिए कंडीशन सही हो जाएगा वो वापस से उड़ जाएंगे। और वो लड़की ये भी कहती है कि हम लोग सब ह्यूमैनिटी के सीड्स हैं, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट नाम 7 सीड्स रखा गया है। और जापान से जो 5 ग्रुप है उनका नाम है स्प्रिंग, ऑटम, विंटर और समर। समर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, समर ए एंड समर बी। ये सारी बातें सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद ये लड़की ये सारी बातें बता ही रही होती है कि सैमारू को ये भी समझ आ जाता है कि आखिरकार उसकी मॉम ने ऐसा क्यों कहा था कि उसने उसे गवर्नमेंट को दे दिया है और उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि वो लोग का ग्रुप समर बी है। आरसी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये सही बात नहीं है, उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए थी कि वो ये काम करना चाहते हैं या नहीं। बट वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है और तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। और इसके बाद आरसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो रोने भी लगता है और आरसी वहाँ से भागने लगता है। नात्सु भी उसका पीछे फॉलो करते हैं। आरसी उसे कहता है कि अगर वो लड़की सही कह रही है तो पता नहीं हम कितने साल से उस डीप स्लीप में हैं। इधर दूसरी साइड हाना और उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि उसके टीम लीडर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हाना अपने एक फ्रेंड को कहती है कि उसे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है उसे फॉलो करना। और एक आदमी उसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ हमारे लीडर का रोल क्यों कर रहे हो। और वो बताता है कि वो जब छोटा था तो उसे हीरो बनना था और अब वो हीरो वाला वर्क कर रहा है। वो उन लोगों को एक केव के पास ले जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और वो लोग उस केव में घुसने में थोड़ा डरते हैं। बट वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें इसके अंदर जाना ही होगा। इसके बाद वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। उस आदमी के बॉडी से एक अलग आवाज़ आती है, और इधर हाना को अपने बचपन की बात याद आती है कि उसके डैड ने बताया था जब कोई कैटरपिलर निकल रहा होता है तो ऐसे ही साउंड्स आते हैं। उसके बाद हाना उन सबको रोकने के लिए कहती है, और अचानक से उस लीडर के बॉडी के अंदर से बहुत सारे बग्स निकलने लगते हैं और उसके अगल बगल से बहुत बड़े बड़े बग्स आने लगते हैं क्योंकि वो बग्स का केव होता है। जिसके बाद कि वो लोग अपने लाइटर को यूज़ करते हैं उन बग्स को भगाने के लिए, बट वो बग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिसके बाद वो जो लीडर होता है वो खुद को उस लाइटर के थ्रू जला लेता है और इतनी ज़्यादा फायर प्रोड्यूस हो जाता है कि वहाँ से सारे बग्स भाग जाते हैं। वो लीडर जलते वक्त उन लोगों को कहता है कि तुम टोक्यो में हो और दूसरे फूजी माउंटेन्स के पास जाओ, वहाँ पर दूसरे टीम मेंबर्स हैं। जिसके बाद कि वो बच्चा उन लोगों को और फूजी माउंटेन्स के बारे में बताता है, और जो सबसे नज़दीक फूजी माउंटेन होता है वो लोग वहाँ पर जाना स्टार्ट करते हैं। इधर एक आदमी जो कि उनके मेंबर होता है वो समुद्र के बीच में खड़ा रहता है और वो कहता है कि ये सबसे आसान तरीका है मरने का। बट हाना जो होती है, हाना उसे कहती है कि तुम गिव अप करने का सोचना मत क्योंकि तुम्हारे लव वंस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो आरसी को भी ऐसा मन में कहती है कि तुम कभी गिव अप मत करना। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से दूसरे माउंटेन पर जा सकें। और इसके साथ ही एपिसोड 2 ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एक ड्रीम से होती है जहाँ की हाना और आरसी को दिखाया जाता है और वो लोग एक टूर पे जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इस ड्रीम के साथ ही आरसी की नींद भी खुलती है। वो जैसे ही उठता है उसे हाना की याद आती है और
नात्सु उससे गुड मॉर्निंग विश करती है। जिसके बाद कि वो लोग वहाँ से निकलने का प्लानिंग करते हैं और वो लोग एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। जब वो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो अचानक से नात्सु गिर जाती है और वो लोग नात्सु को उठाते भी नहीं हैं और वो कहते हैं कि प्रिंसेस की तरह वॉक करना बंद करो और खुद से उठो और आगे बढ़ो। जिसके बाद कि जैसे ही नात्सु उठती है उसे एक साउंड सुनाई देता है हेल्प करने की। उसके बाद वो लोग उस साउंड को फॉलो करते हैं जहाँ के वो लोग देखते हैं कि 2 बच्चे और एक लड़का एक पानी के बीच में फंसे हुए हैं और वहाँ पर मगरमच्छ उन्हें खाने वाले हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम ऊपर आ जाओ, बट वो लोग बताते हैं कि ये बहुत स्लिपरी है और वो लोग गिर जाएंगे। उसके बाद वो लड़की वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कूद जाती है और मगरमच्छ को मारने लगती है। सेमीमारू और आरसी अपना हाथ देके उन्हें ऊपर खींचते हैं और वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद कि वो लड़की बताती है कि ये रही हमारी समर बीइंग की आधी बिछड़ी हुई टीम, और वो लड़की उन सबको ये बताती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद नात्सु को दिखाया जाता है और नात्सु अपने मन में ये सोच रही होती है कि वो तो किसी भी काम की नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्किल नहीं है। इवन उसको अपनी ग्रैंड माँ की बात याद आती है जहाँ की वो उसकी ग्रैंड माँ का घर नदी के किनारे समुद्र के किनारे था और वो ये याद करती है कि उसे समुद्र का स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद था। ये सोचने के बाद ही नात्सु अचानक से उठकर समुद्र के साइड भागने लगती है और वो उसे आरसी देखता है तो उसे वो फॉलो करता है। जिसके बाद कि नात्सु उस जगह जाके पानी पी रही होती है और वो आरसी से कहती है कि ये कोई भी ओशन नहीं है और यही बात लेकर वो उस लड़की को ही बताती है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। उनमें से एक लड़का एक पत्थर को यूज़ करते हुए एक दीवार पर कुछ लिख रहा होता है। जिसके बाद कि वो लोग भी सोचते हैं कि एक पहचान के तौर पर वो लोग भी कुछ लिखेंगे और आरसी अपना नाम और हाना का नाम लिखता है। वो लड़की जो कि अभी भी मिली थी वो भी अपना नाम लिखती है। बाकी सब लोग उसके बाद खाना और पानी का अरेंजमेंट करने लगते हैं ताकि वो लोग दूसरी जगह जाए तो उन्हें आराम से कोई भी खाने और पीने की प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद कि वो लोग बोट का यूज़ करते हुए दूसरी जगह एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो लोग फिर से वहां पर अपना खाना और पानी का इंतज़ाम करने लगते हैं। आरसी और नात्सु दोनों एक साथ खाना इंतजाम कर रहे होते हैं। जब वो लोग आग जला के बैठे हुए होते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार समर ग्रुप के ही 2 डिवाइड क्यों किए गए। वो लोग बताते हैं कि समर बी के ग्रुप में वो लोग हैं जो कि ईजिली हार मान जाते हैं और तुरंत ही गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें से कि नात्सु और वो लड़की इस बात से एग्री करती है। इवन आरसी भी इस बात से एग्री करता है, बट सेमीमारू जो होता है वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ मिला है, चलो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। जिसके बाद वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक उन्हें हाथ दिखता है और जब आरसी और सेमीमारू उस शी के अंदर घुसते हैं तो वो एक स्टैचू होता है नागासाकी का। और आरसी ये भी बताता है कि अगर नागासाकी की स्टैचू डूब चुकी है तो इसका मतलब है कि पूरा सिटी डूब चुका है। जिसके बाद कि वो लोग खाना का तैयारी करने लगते हैं और आरसी इतना सैड होता है कि वो खुद उस रोडेंट को काट कर पकाने का ट्राई करता है और वो लोग फिर से वहाँ से निकल कर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। अचानक से नात्सु फिर गिर जाती है और उसे एक स्टैचू दिखता है वहाँ पर। जब वो लोग उस स्टैचू को देख ही रहे होते हैं तो उस लड़की को एक कंटेनर मिलता है और वो लोग एक साथ मिलकर उस कंटेनर खोलते हैं। वो कंटेनर एक स्टोर रूम होता है जहाँ की बहुत सारे राइस, फ्लोर, शुगर और दूसरे ज़रूरत के सामान रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो एक लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है कि उसका घर यहीं पर सामने ही है और वो अपने घर को एक बार देखना चाहता है। जब आरसी, नात्सु और वो लड़का एक साथ जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वो घर पूरा डूब चुका है और वो लोग फिर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। आरसी कहता है कि वो लोग को कुछ टाइम के लिए इसी जगह पर रुकना चाहिए और तब तक वो अपने घर से एक बार देख कर आना चाहता है और उसके साथ नात्सु भी चली जाती है। इधर दूसरी साइड हाना को दिखाया जाता है जबकि वो सोई होती है। अचानक से वो उठती है और उसे एक शिप दिखती है। उसे लगता है कि अब वो लोग बच जाएंगे।
फिर से इधर हार खा जाता है। वो लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं और वहाँ से सेमीमारू निकलता है और वो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं, तुम लोग के साथ जाना चाहता हूँ। जब वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक ब्रिज मिलता है और वो लोग ब्रिज देखकर शॉक हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें एक फार्मर मिलता है। वहाँ पर और दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे कि एक आदमी और एक औरत भी उन्हें दिखता है और उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से फार्मिंग और इतने अच्छे से कैसे रह रहे हैं ये सब। और एपिसोड 3 इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।